नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। सदन में आज विदेशी चंदे से जुड़े FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के भारी हंगामे के चलते दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई, जिसके चलते इसे स्थगित करना पड़ा। दरअसल सरकार NGOs और धार्मिक संस्थाओं की विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता लाने और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए नए संशोधन लाने की तैयारी में है, जिसका विपक्ष कड़ा विरोध कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि ये संशोधन विधेयक गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों और अल्पसंख्यक संस्थानों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को नियंत्रित और सीमित करने का एक प्रयास है। गतिरोध के बीच कांग्रेस ने अपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए महत्वपूर्ण व्हिप भी जारी किया था। विपक्षी सांसदों ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC की बैठकों और सदन के भीतर इस बिल के प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई है और सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई और सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। उधर संसद परिसर में NDA और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने मंगलवार को एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। NDA सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर BJP सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। उन्होंने पूछा, राहुल झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे। प्रियंका मुस्कुराती हुई उनके पास गई और जवाब भी दिया कि राहुल झारखंड गए थे और छात्रों से मिल चुके हैं। यहाँ एक अहम पहल ये भी है कि 13 तारीख तक ये मानसून सत्र प्रस्तावित है और इस पूरे सत्र में एक दिन भी किसी मुद्दे पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाई। पूरा सत्र हंगामे के बीच ही निकलता चला जा रहा है, जिससे जनता के धन और समय दोनों का नुकसान होता है और जरूरी विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाती। ऐसे में बस 2 दिन का समय और बचा है। क्या कोई सार्थक चर्चा हो पाएगी? क्या अमित शाह की जो आने की बात हो रही है, क्या उनकी बातें आ पाएंगी छात्रों से लेकर जो विपक्ष की एक मांग है, या ये 2 दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे? हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। We will see. I told our stand is very clear on that. Any bill, FCRA bill, first of all, Amit Shah should come to Parliament and to give a statement on atrocities against the students of Delhi. FCRA, we say that to withdraw the bill. But I think what the government has in mind, we do not know. जो हमें याद है UPA के ज़माने में, मनमोहन सिंह ज़माने में, तभी जो है विपक्ष अगर शोरगुल करता था तो हम बिल नहीं पास कराते थे कि जब तक हाउस शांत न हो जाए बिल नहीं पास करेंगे। यहाँ बिल भी जबरदस्ती पास करा लेते हैं, तो पूरी धींगा मुश्ती से चल रहे हैं, तो गलती इनकी है। FCRA बिल पे जो आपत्तियां उनका निराकरण करें। Yes, we'll see when they come. I think the main thing is to look at the text, see how they modified it, and then we'll decide what needs to be done. I think our principle at the moment is very clear. What we know about the bills, what we've seen of the bills, we are not going to agree to either of them. So we are committed to opposing very strongly. हम उसका विरोध कर रहे हैं, FCRA का विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, FCRA तो अब ला रहे हैं, जमीन कब्जा करना चाहते हैं, भूमाफिया ही लोग, और इस कानून से डरा करके, धमका करके, और फिर विदेश से पैसा आ रहा, अगर इंस्टीट्यूशन के लिए आ रहा, समाज के अच्छे काम के लिए आ रहा। आप में से तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे जो सांसद हैं उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई उन्हीं इंस्टीट्यूशन में हो रही होगी, उन्हीं इंस्टीट्यूशन ने भला किया होगा। FCRA पूरी तरीके से इस देश की सामाजिक संस्थाओं के ऊपर एक सरकार का हथौड़ा है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि क्योंकि सरकार अपनी मानसिकता से दलित और आदिवासियों के खिलाफ है, समाज के वंचित तबके के खिलाफ है, इसलिए वो नहीं चाहती कि हमारे देश की सामाजिक संस्थाएं जिनको विदेशों से मदद मिलती है वो उनकी सेवा कर सके, उनके हित में काम कर सके। विरोधी दलों ने राजनीति नहीं करनी चाहिए और एक अच्छा बिल है तो अच्छे बिल को समर्थन करना चाहिए। मुझे लगता है कि भाई राहुल गांधी जी है, अखिलेश यादव जी है और भी जो विपक्षी दल है, इन्होंने अपने MP को समझाना चाहिए। उन्होंने हंगामा करने के लिए उनको परमिशन नहीं देना चाहिए। बिल तो लाना बहुत जरूरी है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो इसमें अमेंडमेंट जो आ रहा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पैसा आ रहा है, जितना पैसा मिलता है उसका कुछ प्रतिशत तो उसमें खर्च करते हैं और बाकी आतंकवाद पैदा करने में, ऐसी गतिविधियां धर्मांतरण में पैसा उपयोग में लेते हैं, वो ऐसे काम करते हैं, तो उसकी छानबीन रोकथाम बहुत ज़रूरी है। हिसाब है वो मांगना सरकार का अधिकार है, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस बताए कि उसे विदेशी चंदे की पारदर्शिता से परेशानी है या उसके हिसाब किताब से परेशानी है। मैं समझता हूं कांग्रेस को शायद
विदेशी चंदे की हिसाब किताब जो मांग रही सरकार, उसी से परेशानी है। तो ये परेशानी उनको होती रहेगी। उसको राष्ट्रहित में किसी प्रकार की सांप्रदायिक दंगों में, किसी प्रकार की आतंकी घटनाओं में, किसी प्रकार सरकार का सत्ता परिवर्तन में उसका प्रयोग थोड़ी करने दिया जाएगा। We will see. I told our stand is very clear on that. चलिए, तो एफसीआरए पर घमासान हुआ है और सदन में व्यवधान हो रहा है। व्यवधान आज से नहीं, व्यवधान तो रोज ही हो रहा है। जब से ये सत्र शुरू हुआ 20 जुलाई और उसके बाद से 13 अगस्त तक ये प्रस्तावित है। 2 दिन और बचे हैं और 2 दिन में ऐसा लग रहा है कि जो मुख्य मुद्दे अभी हैं, जिस पर एक जिद है विपक्ष की बात हो जाए, क्या वो हो पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं होती है तो फिर इस पूरे सत्र से क्या मिला ये बहुत बड़ा सवाल है असल में, क्योंकि इसके हर पहलू पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सवाल इसी बात का आता है कि क्यों होता है कोई भी सत्र। इसलिए होता है कि जनहित के मुद्दे, बड़ी विधेयक, बड़े बिल जिन पर प्रॉपर तरीके से काम हो सके, बात हो सके, जनहित में पब्लिक डोमेन में चीज़ें जाती हैं, समय होता है और इतने टैक्स का पैसा, इतनी हर दिन का लगभग खर्चा बहुत होता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सब कुछ अच्छे से निकल जाए तो ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा मुझे कहीं नज़र नहीं आया। और आज भी देखिए एफसीआरए पे जो बातचीत होनी थी, काफ़ी नोकझोंक हो गई। काफ़ी दिनों से ये चीज़ें हो रही थी, कल भी ये मामला था लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। आज फिर से वो चीज़ें आई तो शोर शराबा हो गया। सदन के बाहर भी हंगामा हुआ है कुछ मामलों को लेकर। और एक सबसे बड़ी मांग जो अमित शाह को लेकर चल रही है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन क्या जो बचे हुए 2 दिन हैं, क्योंकि आज 11, 12 और 13 तारीख आखिरी दिन है, क्या कुछ अच्छा एक रिजल्ट निकलेगा? क्या कोई बेहतरीन चर्चा हम देख पाएंगे, या फिर इस पूरे सत्र को हम उन लाइनों में गिनेंगे कि यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला? हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी से डीपी यादव हमारे साथ जुड़ेंगे, अब से कुछ देर में, उनका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी से मुकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीष कुमार गुप्ता। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आज चर्चा की शुरुआत पहले विश्लेषक से करूंगी, क्योंकि पवन जी और अभी समाजवादी पार्टी से हमारे से डीपी यादव जी कनेक्ट नहीं है, और क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि एक इसका विश्लेषण भी हमें निकालना है, क्योंकि 2 दिन और बचे हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले मनीष जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मनीष जी, एक लाइन में यदि मैं पूछूं, हालांकि 2 सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे मैं कंप्लीट करूंगी। सबसे पहली बात तो यह कि इस पूरे मॉनसून सत्र को आप कैसे देखते हैं? क्या हम माने कि हमें यहाँ से कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिला हो, या कुछ अच्छी चर्चा या सार्थक चर्चा, या कोई बहुत अच्छा हमें एक कुछ रिजल्ट मिला हो? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 2 दिन और बचे हैं, जितना हंगामा हो रहा है, क्या आपको लग रहा है उन पर प्रॉपर बातचीत हो पाएगी? और इसी के साथ ऐड ऑन करूंगी, जो एफसीआरए को लेकर आज फिर हंगामा हुआ, कैसे इस पूरे विषय का विश्लेषण करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद जहां चर्चा होनी चाहिए थी, विरोध सामने रिकॉर्ड पर आए। आज का युग सोशल मीडिया और मीडिया का युग है। अगर आपको सरकार के किसी बिल से कोई आपत्ति है, आप स्पष्ट रखिए, उसका दुष्परिणाम बताइए, अपनी चिंता सदन के सामने रखिए। पर इस तरीके से माहौल बन रहा है कि हम डिस्कशन करेंगे ही नहीं और ना आपको बोलने देंगे। इसका मतलब है कि हम करदाताओं के हार्ड अर्न्ड मनी को, जिसे वो टैक्स के रूप में हाँ सरकार को पे करता है, उसकी बर्बादी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, चाहे कोई पार्टी कभी भी करे। अब स्थिति ये है कि एफसीआरए मानसून बिल, तो अब इसमें क्या है, सरकार की परेशानी ये है कि उसे डिलिमिटेशन लाना है, महिला आरक्षण पर काम करना है, तो उसे 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो आज उसके पास नहीं है। तो समहाउ वो किसी तरीके से इसको जोड़ कर आना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से जो एफसीआरए का बिल आया है, इस पर जिस तरीके से विपक्ष एकदम से एग्रेसिव और इकट्ठा हो गया है, मुझे लगता है सरकार को कोई ना कोई रणनीति बनानी पड़ रही है, जिसमें वो एफसीआरए को या तो होल्ड कर दे और डिलिमिटेशन को ले आए, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए। ये चैलेंज सरकार के सामने है। मुद्दा है, आज का मुद्दा है कि जो एफसीआरए बिल है, आखिर इस पर विपक्ष को आपत्ति क्या है और सरकार इसे क्यों लाना चाहती है। हमें आज की चर्चा में इन दोनों को समझना पड़ेगा। मेरा ख्याल इसमें ये सरकार का जो प्राइम इंटेंट है वो ये बताना चाहती है कि ऐसा कोई भी
विदेशी संस्थान, सरकार, व्यक्ति जो देश के किसी खास संगठन को धन देना चाहता है तो क्यों देना चाहता है, उसका इंटेंट क्या है, क्या उस धन के इंटेंट का कोई बैकएंड में कुछ और इंटेंट है क्या, यानी दे किसी और काम के लिए रहा है और उस धन का कोई और इस्तेमाल हो रहा है, तो वो समझने की जरूरत है। सरकार उस पर लगाम लगाने के लिए पहले भी लगातार कई सारे अमेंडमेंट लाई थी, एफसीआरए में लाई अमेंडमेंट, उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग पे कई सारी चीजें लेके आई, आरबीआई के कई सारे नोटिफिकेशन जारी हुए, और अब ये एफसीआरए बिल है। ये बिल सही मायनों में ऐसा है जिसमें आप बहुत सख्त हो जाते हैं, और सख्त हो जाते हैं क्योंकि ये विदेश का मामला है। विदेश के लोग हमारे देश की चुनाव व्यवस्था में, देश के लोग हमारे निर्णय लेने की प्रोसेस में, विदेश के लोग हमारे देश के परिचालन में कोई डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। एक जमाना था जब भारत को शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए बहुत धन की जरूरत थी, और उस धन की चंदे की, गिफ्ट की, मदद की आड़ में हमारे देश की राजनीति में बहुत सारा इंटरफेरेंस किया गया। इस बात के प्रमाण मिलते रहे हैं। समय समय पर बहुत सारे निर्णय इस तरीके से लिए गए जिसमें समाज देखता रह गया और धन की आड़ में, चंदे की आड़। गुजरात में नर्मदा जो बांध था वो इस तरह से ही आगे बढ़ता रहा, आगे उनमें डिस्टर्बेंस होता रहे। तो सरकार इस डिस्टर्बेंस को खत्म करना चाहती है। सरकार के एंगल से हमें समझने की जरूरत है क्या वो डिस्टर्बेंस वास्तव में सीवियर है या नहीं है, इसकी चर्चा है। ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। जकिया जी, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ मैम, मेरा सेम क्वेश्चन यही है आपके तरफ भी कि इस पूरे मॉनसून सत्र को आप कैसे देख रही हैं, और जिन मुद्दों पर क्या आपको लगता है कि इस पूरे मॉनसून सत्र से ऐसा कोई एक पॉइंट भी है जो जनहित से जुड़ा होगा, या वाकई जिसको देखने के बाद लगा हो कि कोई बहुत अच्छा हमें कुछ मिला इस सत्र से? और एफसीआरए को लेकर आज जो बवाल हुआ और अमित शाह को लेकर जो बात हो रही है, 2 दिनों में क्या कुछ इसका क्लियरिटी हमें मिल पाएगी? देखो राखी, एक चीज तो डेफिनेट सा बात है कि कोई भी सदन अगर पूरी तरह से इस तरह की चीजों में चला जाता है जहां पे कोई भी चीज की वार्तालाप की, कोई भी एक नैरेटिव नहीं प्रूव किया जा सकता, जिसको एक किसी भी तरह से ये नहीं माना जाए कि हाँ कुछ भी तरह का हमारे विषय में बात हुई या हमारे लिए सोचा गया, या चाहे छात्रों के बारे में हो, चाहे एनडीयू का एफसीआरए ही का टॉपिक चल रहा था उसी में डेप्थ में गया हो, तो ये सारी चीज जब विफलता में जाती है तो डेफिनेटली जो टॉक होती है वही सोल्यूशन का एक जरिया होता है। अगर टॉक ही नहीं है, चलो आपको बिल पसंद नहीं है तो बट स्टिल यू हैव टू टॉक एंड डिस्कस ऑन दिस, मतलब यू सिंपली कैन नॉट नॉक आउट एंड से कि हमें ये नहीं पसंद है। तो मुझे ये चीज तो डेफिनेटली हर्टिंग लगी कि आपको अगर कोई चीज नहीं भी पसंद है तो आप उस चीज को अच्छे से प्रेजेंट करें, ना कि डिस्टर्बेंस करें, बिकॉज ये जरूरी है कि हम ये ख्याल रखें कि हम वहां जीत के प्रेजेंटेशन के लिए जो पहुंचे हैं वो हम आम आवाम की आवाज को पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं, ना कि उस आवाज को बस यूं ही टाइम पास करके उड़ा देने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है जो होनी चाहिए। अब बात रही कि बिल क्या है और क्यों इसका इतना रिवॉल्ट हो रहा है, और अमित शाह जी की डेफिनेटली जो रेजिग्नेशन की बात चल रही है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक बच्चों के जो भी चीज हुई दिल्ली की घटना उस पर एक स्पष्ट तरीके से अपने आप को सामने नहीं लाया है। फिर वहीं पे बात वाली बात आ जाती है। अगर आप सामने आके स्पष्ट करते कि हम ये किए हैं, ठीक है, हम इस पे बैक ऑफ हुए हैं, बाद में हमने ये एक्शन लिया है, जो बच्चे की आंख गई हमने उसको ये करने की कंट्रीब्यूशन करने की बात की है, जो बच्चे की पाइल सर्जरी हुई हमने उसमें ये कंट्रीब्यूट किया, ये सारी बातों को आप नजरअंदाज करके सिंपली अगर आप सिर्फ ये चाहिए कि आप अपनी चीजों को प्रेजेंट करें तो फिर बात नहीं रही, फिर वो वही चीज हो गई डिक्टेटरशिप। एंड डिक्टेटरशिप वही का तो रिजल्टेंट है जो आज हर जगह हो रहा है बच्चों के जरिए। एनीवे, अब बात आई एफसीआरए। देखो, कोई भी फॉरेन फंडिंग जब आती है, क्योंकि मेरी खुद की एनजीओ एंटिटी है, मेरे पास कोई एफसीआरए फॉर्म है और ना ही हमने यहाँ, तो लोकल से कुछ मिलना मुश्किल है। एफसीआरए अगर किसी से आ रही है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इन टैक्स आने में कोई दिक्कत ज्यादा नहीं खड़ी करनी चाहिए। उनकी मॉनिटरिंग में डेफिनेटली आप एक अपना
सीक्वेंस बनाइए कि आप स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करिए कि कहाँ जा रही है, क्योंकि देखो कहीं से भी पैसा अगर आ रहा है हमारे देश के उद्यान के लिए तो मुझे लगता है उसे नहीं रोकना चाहिए। लेकिन उद्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इस पे गवर्नमेंट का बिल्कुल हक है कि वो उस चीज पे नैरेटिव ले और उस चीज को हाईलाइट रखे, उस चीज को समझे कि वो एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है और किस चीज में खर्चा हो रहा है। और एक ही, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी एनजीओ को किसी फॉरेन कंट्री से या फॉरेन फंडिंग से एक जगह से एक बार आ गया, एक टेन्योर मतलब होता है कम से कम 3 साल या 5 साल के लिए कोई भी प्रोजेक्ट का पास होता है, ठीक है। तो अगर वो 5 साल के बाद रिपीटेडली 5 साल हर साल वही को जा रहा है, वही एनजीओ को जा रहा है, तो डेफिनेटली सोचना होगा कि ये एनजीओ इतना कुछ क्या कर रहा है कि सिर्फ उसी को फंड जा रहा है। फंडिंग, क्योंकि पहले फंडिंग कैसा था कि अगर एफसीआरए फंड भी आता था तो उसकी सिस्टम होती थी कि आप 20% छोड़ के 80% आप लोकल एनजीओस को दे सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं ताकि वो छोटे छोटे काम करके सामने दे। आज राखी तुम जमीन पे उतर लो, ठीक है, तुम्हें जितने भी एनजीओ, मैं रिटर्न में दे रही हूँ, जितने भी एनजीओ काम करते हुए मिलेंगे धरातल पे, उसमें से 90% सेल्फ सस्टेनेबल एनजीओ हैं जो खुद की कमाई पे कर चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ही एनजीओ देखो, आई डोंट हैव एनी फॉरेन फंड तो एफसीआरए के लिए अप्लाई नहीं किया तो वो तो होना ही नहीं। इवन आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सीएसआर और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। Why? Because they have selective NGOs जो उनको यू टर्न कर सके, जो उनको दे सके वापस। और हमारी गवर्नमेंट में भी सिस्टम बना दिया है कि नो, दे आर लुकिंग नॉट ऑन दी एक्शंस बट दे आर लुकिंग ऑन दी इम्पैक्ट। अब नो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक 5 स्टार होटल में एक पूरी सेमिनार रखा जाता है, वर्कशॉप रखा जाता है और हमारे जैसे 100 लोगों को बुला के वो वर्कशॉप अटेंड कराया जाता है। मुश्किल से 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख मैक्सिमम खर्चा होता होगा और उन्हें 2 करोड़ आराम से मिल जाता है। तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट इसमें अपना एंगल घुसा रही है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, नो डाउट इट इज नॉट, मतलब वी शुड एक्सेप्ट दिस, क्योंकि कहीं पे भी कोई पैसा आना, मैंने बार बार बोल रही हूँ, पैसा आने देना चाहिए, लेकिन आने के बाद उसकी मॉनिटरिंग जो है वो स्ट्रिक्ट होनी जरूरी है कि आखिर वो सही में कहाँ पे खर्च। लेकिन आने से मना कौन रहा है? आने से मना कौन कर रहा है? मुझे तो लगता नहीं सरकार मना कर रही है। सरकार का ऑब्जेक्शन ये है, मनीष जी, नहीं सरकार का दिक्कत क्या है? उस सिस्टम में जो पेपर वर्क कर रही है, सुनिए आप मेरी बात सुन लीजिए, पेपर वर्क जो रख रही है वो कहीं ना कहीं जो फंडर है उसे भगाने वाली बात है, क्योंकि आपकी अकेलौती तो आखिर बांग्लादेश पर है, श्रीलंका पर है, मलेशिया पर है, इंडोनेशिया पर है, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो नो जोन कंट्रीज में इसमें आते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप अपनी पेपर वर्क को हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे फॉर द फंडर, आई एम अगेन रिपीटिंग, फॉर द फंडर। अरे भाई हमें चाहिए ही नहीं देश को। अरे देश, अब हमारा देश वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी हो गया, अभी हमें चंदा क्यों चाहिए? ठीक है, और फिर जो दे रहा है, वो जो दे रहा है पैसा, वो किसी एक की प्रॉपर्टी थोड़ी है। ठीक है, चलिए मनीष जी, क्या हो गई है? मनीष जी और जकिया जी 1 सेकंड रुकिए। मनीष जी और जकिया जी 1 सेकंड रुकिए, बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया है, फिर मैं जल्दी से समय दूंगी, फिर अपनी अपनी बात को रखिएगा। संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। संदीप जी, एक तो आप समय मांग रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, तो पहले अपनी बात रखिए। और बस मेरा एक ही सवाल है आपसे, पता नहीं सवाल अच्छा लगेगा या बुरा, मगर पूछना तो मेरा काम है, तो मैं पूछूंगी ही। 2 दिन और बचे हैं सर, कल का और परसों का, तो जो एक मांग है, क्या हम अमित शाह जी को सुन पाएंगे? क्योंकि किरण रिजिजू जी ने कह दिया था कि वो आएंगे और विपक्ष को सुनना पड़ेगा। हम सुनना चाहते हैं और मुझे लगता है बोल भी देना चाहिए, ताकि कम से कम एक भार लेके ये सत्र खत्म ना हो कि वो बोले नहीं, हमेशा और घेरने का मौका ना मिले। तो मुझे लगता है एक तो वो वाली बात है। बाकी जिन बिल्स को लेके मैं बात कर रही हूँ, जिसमें एफसीआरए भी है, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट इसका है, हम पूरे सत्र को देखें तो आपको लगता है संदीप जी बहुत ईमानदारी के साथ कि हमें कुछ बहुत अच्छा मिला हो? देखिए राखी जी, आपके चैनल पर लगातार मैं सालों से आ रहा हूं और आप भी जानते हैं इस बात को, मैं झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखता, मैं झूठ बोलता भी नहीं। मेरी अपनी प्रतिक्रिया होती है, जो भी होती है पार्टी की तरफ से होती है, मगर मैं कहीं भी इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग करता जिसमें ये झलके कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, एफसीआरए पे बात हो रही है हमारी, ये
जो बिल है वो इसलिए लाया जा रहा है कि कोई भी इस तरह का अवैध काम हमारे देश में ना हो, इस तरह की कोई प्रतिक्रिया, कोई क्रिया, कोई इस तरह का आंदोलन या कोई ऐसी चीज जिससे देश को नुकसान हो वो ना हो, उसके लिए ये बिल लाया जा रहा है। दूसरी चीज मैं इसलिए उंगली उठा रहा था और इसलिए आपसे समय मांग रहा था कि जकिया जी जो बात कर रही थी मुझे लगा बचकानी सी बात कर रही हैं, मतलब इस तरह की बात कर रही थी। मुझे हैरानी है, इतने प्रतिष्ठित चैनल पर बैठ के वो कह रहे हैं कि आने दीजिए, पैसा आ रहा है, तो कल को कहेंगे आतंकवादी आ रहे हैं, आने दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं। अरे जकिया जी ये फंड जो आ रहा है उसके लिए कभी मना नहीं है, किसी भी सरकार ने मना नहीं किया है, मगर हमारी सरकार में थोड़ा सा है क्या, मैं आपको बता दूं कि देश हित में, राष्ट्र हित में जो काम करती है वो महत्वपूर्ण है। कि आप देखिए फंड आ रहा है, ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, भारत सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत इस बात की है कि उस फंड को लेने के बाद यदि यहाँ पे देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, देश के खिलाफ काम होते हैं, उस फंड को हथियारों में, आतंकवाद में और किसी जाने न जाने कितने ऐसे कृत्य हैं जिसमें किया जाता है, नशे में या कुछ भी हो, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ना ही इस देश की जनता, ना ही इस देश का एक व्यक्ति इस चीज को बर्दाश्त करेगा कि वो फंड आए बाहर से और हमारे देश में गलत तरीके से यूज हो, गलत तरीके से इस्तेमाल हो उसका, देश में जो गतिविधि हो वो गलत हो और देश में अराजकता फैले। ये कभी कोई नहीं चाहता, ना मैं चाहता, ना मेरी पार्टी चाहती, ना सरकार चाहती, ना ही जनता चाहती। इस बात से आप स्पष्ट रहिए। मगर ये जो बेवजह की बातें हैं, अब आप ये देखिए कि संसद चलने वाला है मगर चलने नहीं देना, क्यों? क्योंकि बात नहीं करनी है। अरे आप बात करिए, तर्क रखिए, साक्ष्यों के आधार पर बोलिए। ये कोई मतलब है कि आप आए हाय हुल्ला मचाना शुरू कर दिया सुबह से, और कोई मतलब नहीं। तो जनता देख रही है, जनता बेवकूफ तो है नहीं, सबको पता है। मेरे ख्याल से जकिया खान जी को पता ही नहीं है कि टॉपिक क्या है, कि एफसीआरए में ऑब्जेक्शन है क्या। अरे फंड तो आ ही रहा है, सरकार ये कह रही है कि जिसने फंड ले आया वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो गई। अगर किसी मंदिर के लिए, चर्च के लिए फंड आया, वो चर्च में रहेगा, आप उसके परमानेंट ट्रस्टी नहीं बने रह सकते। आप हटिए, आपने फंड लाए हैं, आप चंदा लाए हैं, आपने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना दी। ठीक है मनीष जी कह रही है कि आप फंड लाए। मनीष जी मैं आ रहा हूं, ठीक है, मैं और एक दो बात, हाँ मैं एक दो और बातें बता दूं। देखिए इसमें जो प्रावधान है वो यही है कि किसी भी फंड का गलत इस्तेमाल ना हो। और जकिया जी जो बातें कर रही थी वो कुछ विषय को कहीं और ले गई, और मैं भी ये नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पैनलिस्ट बैठा है तो वो यहाँ के विषय को, एफसीआरए के विषय को किसी और विषय में ले जाए, और विषय में कभी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो सत्र जो चलना चाहिए, जो सत्र नहीं चल रहा है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। जैसे राखी जी ने मुझसे सवाल पूछा कि 2 दिन सत्र चल पाएगा नहीं चल पाएगा। राखी जी हमारा बस चले तो हम तो जितने दिन सत्र चले उतने दिन चलाएं, मगर क्योंकि विपक्ष है, ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये गलत बात है। यहाँ तो ऑब्जेक्शन है, ये इस पे तो आप विपक्ष में मत खोड़िए। मतलब 20 जुलाई से सत्र शुरू हुआ, पूरी गलती सिर्फ विपक्ष की है। सत्ता में आप हैं और विपक्ष को बोल रहे हैं कि सदन नहीं चलने दे रहे। देखिए आप ये देखिए, यदि हंगामा यदि विपक्ष कर रहा है तो सदन नहीं चल रहा, वो बैठ के बात करे ना। और सबसे बड़ी बात में समय दिया जाता है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भी बोला गया है कि आप तर्कों के आधार पर बात कीजिए। आप ये नहीं आएंगे किसी भी चीज में हल्ला मचाएंगे, सत्र स्थगित हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये गलत हैं, इस तरह की नहीं बात करनी चाहिए। अपनी बात आने पे अपनी बात रखनी चाहिए। जैसे राखी जी हमें आदेश देती हैं कि संदीप जी आप बोलिए, तो हम बोलने लगते हैं। राखी जी कहती हैं आप चुप हो जाइए, इधर से फायर मत करिए सर। मनीष जी बोलने लगते हैं जब कुछ नहीं मिल रहा है तो इधर से फायर कर दीजिए। ये मैं अक्सर देख रही हूँ डिबेट्स में, कोई नहीं मिल रहा है तो राखी जी की तरफ से फायर कर दीजिए। राखी जी सिस्टम बता रहा हूँ, नहीं गलत नहीं बोला कभी। आप सम्मानित हमारी एंकर हैं, हमेशा हम आपके साथ बात करते हैं। तो मैं एक सिस्टम बता रहा हूँ। ऐसे ही जो वहां पे सदन के अध्यक्ष बैठे हैं वो बोलते हैं कि अब आपको बोलना है तो आप बोलिए, जिसे सर अमित शाह जी को सुन पाएंगे कि नहीं, ये और बता दीजिए। पूरी अमित शाह जी आए, बोले और देश को संबोधित करें, ठीक है, और होगा ऐसा। यदि धैर्य से सुनना चाहेगा तो ये भी होगा। चलिए देख लेते हैं, अभी कल परसों तक तो समझ में आ ही जाएगा। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, क्लियर। पवन जी आज 2 विषय हैं अहम। एक तो एफसीआरए को लेके बातचीत निकली, एक तो वो भी एक अहम बिंदु था। दूसरी चीज ये भी थी कि अभी तक, क्योंकि सिर्फ 2 दिन अब बचे हैं, इस पूरे मॉनसून सत्र में सबसे अच्छा हमें या कुछ महत्वपूर्ण हमें क्या मिला, और नहीं मिला तो हम बिल्कुल खुल के कहें कि हमें कुछ नहीं दिखा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इतने दिनों तक सत्र का चलना
और यहाँ तक पहुंच जाना, लेकिन सिर्फ हंगामा होना या प्रॉपर मुद्दों पे बात नहीं होना, ये सवाल तो खड़ा करता है। तीसरी चीज, आप लोगों की जो मुख्य मांग है कि अमित शाह जी आएं और उनको सुनना है, छात्रों को लेकर जो कुछ भी हो वो सारी बातों को स्पष्ट करें। आपको उम्मीद है कि 2 दिन जो बचे हैं कुछ सार्थक बातचीत होगी या वो आकर बातचीत करेंगे? राखी जी, अमित शाह जी ने आना चाहिए, चंदा चोरी पे बात करना चाहिए। अमित शाह जी ने आना चाहिए, छात्रों की लिए जो कुछ अच्छा स्टैंड वो लेने की बात करेंगे उसको उन्होंने लेना चाहिए। दूसरी बात है, जिस टॉपिक को लेकर हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट विषय है रिकरेक्शन की जरूरत पड़ क्यों रही है। आप सोचिए, इतने वर्षों से, क्या पिछले 14 सालों में, 13 वर्षों में कोई ऐसा फंड आया है जिसका कहीं मिसयूज हुआ, इसका कहीं पर कोई चीज दिया हुआ है? आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पैसा आया? इसका खबर है। अच्छा, तो किसकी फिर गवर्नमेंट है? एफआईआर क्यों नहीं करी? 13 साल उनको में किसकी गिरफ्तार करके गवर्नमेंट जेल क्यों नहीं है? भेजा? अरे नहीं, एफआईआर नहीं, सुनिए, एफआईआर भी है, बहुत सारे एनजीओ के रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हुए हैं। मनीष जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। मनीष जी, मेरा एक सवाल है। रिक्वेस्ट है, प्लीज बाकी लोगों को बोलने दीजिए, फिर मैं दोबारा से समय दूंगी। ऐसे में क्या होगा ना, नोकझोंक शुरू हो जाएगी, बाकी लोग बोल नहीं पाएंगे। प्लीज। हाँ पवन जी। राखी जी, मेरा ये बोलना है, जिस तरीके से मेरे भाई मनीष जी ने अभी यहाँ पर कहा कि 13 वर्षों में ऐसा कई फंड्स आया है जिसका बहुत मिसयूज हुआ, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 13 साल से गवर्नमेंट किसकी है? 16 अधिकार किसका है कि फ्रेंड्स ये कहाँ काम करना चाहिए, इस पैसों का कैसा उपयोग करना चाहिए, ये सारी चीजों का जिम्मेदारी किसकी है? दूसरी बात है, अगर आप रिकरेक्शन लाना चाहते हैं तो अचानक ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी आपको कि जहां से, और कौन ऐसा फंड्स देना चाह रहा है, ये लोगों को उजागर कीजिए। बताइए ऐसा कि ये कोई आतंकवादी संगठन से है जो खास तौर पे इंडिया को फाइनेंस करने की बात कर रहे हैं। आपको अगर ऐसा लगता है मनीष जी, तो आप थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी डाल दीजिए। हाँ, लाइट लगा के थोड़ा सा उजाला कीजिए आप, और जनता के दिमाग में भी उजाला डालिए कि क्या विषय है। कोई ऐसी आतंकवादी संगठन है क्या जो भारत को कुछ पैसा देना चाह रही है और जिसका बहुत बड़ा मिसयूज हो जाने वाला है? ऐसा अगर आपको लगता है तो उसका भी खुलासा कीजिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अमित शाह जी ने तो आना चाहिए, उन्होंने आगे आके बात करना चाहिए। 13 वर्षों से प्रधानमंत्री के पत्रकार परिषद का हम रास्ता देख रहे हैं आतुरता से कि एक तो पत्रकार परिषद शायद वो ले ले, कहीं ना कहीं तो लोगों के साथ में बातचीत करे और वो लोगों को स्पष्ट करे कि ये सारे चीजों को, चलो सत्र के अंदर आपको लग रहा है कि भाई विपक्ष बात नहीं करने दे रहा है, हो सकता है विपक्ष के पास उतना पुख्ता और स्ट्रांग मुद्दा हो जिसको लेके विपक्ष हंगामा कर रहा है। चंदा चोरी हमारा बहुत सेंसिटिव विषय है, क्योंकि राम भगवान के मंदिर में चोरी हो गई है, इसके लिए हम बहुत परेशान है, हमको नींद ही नहीं आ रही है। मनीष जी, आप मानो या मत मानो, हम रात को सो ही नहीं पा रहे कि दिया हुआ चंदा चुराया, वो वीडियो में भी आया, मगर उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रही और सबका मुंह बंद कर दिया जा रहा है। तो ऐसे कई बातें हैं जो प्रश्न हमको विचलित कर रहा है, और संसद के अंदर हम वो चीज को सुनना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत के जो मुख्य, यानी जो व्यक्ति जिनके हाथ में पूरी की पूरी डिपार्टमेंट है, वो हमारे जो मंत्री है, गृह मंत्री जो है, वो कब आके इस चीज के ऊपर खुलासा करेंगे ना, हम बहुत आतुरता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राखी जी, हम यही बोलना चाहते हैं। ठीक है, डीपी यादव जी जुड़े हमारे साथ? नहीं जुड़े अभी? ठीक है, मुकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। मुकेश जी, आपका क्या मत है? देखिए, विदेशी फंड का जो दुरुपयोग रोकना वो सरकार का काम होता। अब अचानक एक कानून ला रहे हैं, अध्यादेश ला रहे हैं, वो अपनी जगह है कि भाई देश में गलत गतिविधियां नहीं होना चाहिए, लेकिन 13 साल से सरकार किसकी है? अभी मनीष जी बोले थे कि देश में बहुत सा पैसा आया, आतंकवादी है, धर्मांतरण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो देश की सारी एजेंसियां किसके पास है? आपके पास है ना। तो आपने अभी तक आंकड़े क्यों नहीं रखे सदन में? सदन में रखिए ना कि इतना पैसा आया फॉरेन करेंसी से और इन लोगों ने कितना इतना दुरुपयोग किया, इनके ऊपर इतने लोगों के ऊपर मुकदमा कायम किया, इतने लोगों को जेल भेजा। तो ये तो बोलेंगे नहीं, हम किसी भी देश के कानून के देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसको क्लियर तो रखना पड़ेगा ना, क्लियर तो रखना ही करेंगे। दूसरी बातें बोलो सदन की, मैंने पहले भी कहा था ये सदन नहीं चलने देंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि जहां पे बच्चों को भर्ती किया गया है वहां पैलेट गन का बोल कि पैलेट गन लगा है, लेकिन ये क्या बोले, ये देखिए रिपोर्ट,
सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट है कि वहां पे बच्चों को पैलेट गन लगा है, लेकिन ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि वहां पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं। सदन क्यों नहीं चल रहा है? सदन में गृह मंत्री की जवाबदेही है। दिल्ली के कानून व्यवस्था किसकी जवाबदारी है? अमित शाह जी की है। देश के गृह मंत्री की जवाबदारी किसकी है? अमित शाह जी है। तो जवाब कौन देगा? आज 12-15 दिन हो गए, 15 घंटे सदन चला है, आखिरी के 2 दिन है, देखिएगा कल भी सदन नहीं चलेगा और परसों भी सदन नहीं चलेगा। और मानसून सत्र कुछ किसी को नहीं, देश के साथ धोखाधड़ी हो जाएगी, जुमलेबाजी हो जाएगी। जितना ये कर सकते हैं नौटंकी, वो नौटंकी करेंगे। अभी इन्होंने कर दिया 9 तारीख से लेके 15 तारीख का हर घर तिरंगा। मैं भी सम्मान करता हूँ तिरंगा, मैंने अपने घर पे तिरंगा लगाया, लेकिन तिरंगा का अपमान देखिए कि लोग रास्ते में लेके पैरों के नीचे डाल रहे हैं, वो अपमान नहीं दिखेगा। हम भी जितने शहीद हुए हैं उनका सम्मान करते हैं, इस देश में रहते हैं, लेकिन सदन में चर्चा नहीं करेंगे, बाकी सब चीजें करेंगे। तो राखी जी, देश का दुर्भाग्य है कि मानसून सत्र में देश की जनता को कुछ नहीं मिलने वाला, गुमराह और जुमलेबाजी के अलावा। ठीक है, जकिया जी कुछ कहना चाह रही थी, पहले आप बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो मनीष जी और बजाबते संदीप जी ने कहा कि जकिया जी को टॉपिक ही नहीं पता है, तो मुझे यही बता दें कि कौन सी टॉपिक लेके यहाँ पे एफसीआरए की बात हो रही है। एफसीआरए की यही बात हो रही है ना, जो बिल में अमेंडमेंट हुआ है। क्या अमेंडमेंट हुआ है इन्हें नहीं पता है। 100% में से आपको 50% एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा करने की इजाजत थी, उस चीज को 2020 में ही चेंज कर दिया गया। ऑलरेडी 20% हो चुका है, ठीक है। अब उसमें ऑलरेडी आप और स्ट्रिक्ट नोट्स ला रहे हैं। आपका ऑब्जेक्शन क्या है वो बताइए। इस बिल में आपका ऑब्जेक्शन क्या है वो बताइए। नहीं, आपका ऑब्जेक्शन मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग ही किया। बिल को मतलब आप फंड रेजिंग को इजी रखिए सो दैट द फंडर्स कैन गिव। आप अपनी ऑपरेशंस को स्ट्रॉन्ग रखिए कि मॉनिटरिंग की जो स्ट्रॉन्गनेस होती है वो आप रखिए। वो चीज में आप फेल है, तभी तो आपको बिल लाना पड़ता है। जकिया जी, मॉनिटरिंग नहीं करनी होती है जी, तो ये फिर कानून क्यों लेके आते? ये कानून जो स्टिक किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है कि मॉनिटरिंग के लिए तो आ रहा है भाई। 13 साल से क्या बैठे? 13 साल से आपकी सरकार है ना। जकिया जी, आप एक मिनट मैं जवाब दूंगा। बता रहे हैं मुकेश जी, समझ गए, बता रहे हैं। पहले उनकी बात अब मैं बता रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए। जकिया जी मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं, ऐसे देखिए समझ में नहीं आएगा। संदीप जी मेरी बात सुनिए। संदीप जी ऐसे यदि बात करेंगे ना तो नहीं समझ आएगा। उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर बोलिए, तब तो फिर जवाब सवाल होंगे ना। ऐसे एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मनीष जी का जवाब दे दीजिए। जब इन्हें पता हो कि इन्हें जवाब क्या देना है, इन्हें तो बस देखा कि ओ जकिया खान यहाँ पे बैठी है, नाउ इट्स टाइम टू पोक अप, दैट्स इट। अरे जकिया जी, कमाल कर दिया आपने। आपने आज तो आपने हद कर दी। मैं आपके साथ जकिया बाजी, आप जो बोल रहे हैं एकदम करेक्ट है। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। जकिया बाजी यहाँ पर बैठी है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वाह, क्या बात है। राखी जी ध्यान रखिए इस बात को। सबसे राखी जी, मनीष जी को भी जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है, मैं तो कांग्रेस। राखी जी, पवन जी जो बात करें, ध्यान रखिए इनकी बात को। ये कि मुझे कुछ भी बोलते हो यार आप। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सबकी बातों का सम्मान है, सब अपनी बातों का सम्मान करें। अब आप बोलने नहीं देंगे तो सर कुछ तो निकल कर आएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बोलिए। वो अपनी बात रख ले, फिर आप बोलिएगा। आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो फिर देश में क्या हो रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ आता ही है ना सर निकल के। उनको ऐसा क्यों फील हो रहा है संदीप जी, ऐसा उनको क्यों फील हो रहा है, ये वो बताएंगे बेहतर तरीके से। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। जकिया मैम थोड़ा जल्दी से। मनीष जी ने एक सवाल पूछा उनसे कि आपको क्या आपत्ति है इस बिल पे, उसका जवाब दे दीजिए आप। जकिया जी चलिए आपत्ति बता दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अभी इन्होंने बोला कि सदन में बात करने के लिए आना चाहिए और बात होने देना चाहिए। अब देख लो, यहाँ पे छोटी सी सदन चल रही है, उसमें इन लोगों ने किस तरह से घमासान किया। ठीक है, मतलब किसी की बात नहीं रखने देनी है, अपनी जो फालतू बकवास है उसको सामने रख दिया और किसी को ऐसे डिनायल किया जैसे तो उसे तो कुछ पता ही नहीं है। हम ही सिर्फ ऑल इन वन बैठे हैं। मतलब ऐसी मूर्खता तो मुझे अफसोस आ रहा है कि इस तरह के लोग आज पॉलिटिकल एनालिटिक बन के बैठे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि किस तरह से बात रखनी चाहिए, क्या बात पे बात करनी चाहिए और किस तरह से टॉपिक को उठाना चाहिए और किस तरह से उसकी चीजों को पेश करना चाहिए।
जब मैंने इनिशियल स्टार्ट में क्या बोला, फंड रेजिंग शुड बी इजी, फंड कहाँ जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग शुड बी हाईलाइटेड एंड दैट शुड बी मॉनिटर्ड। यही एक चीज है जो बिल में, आप बिल की सिर्फ चेंजेस की बात कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन की क्या बात कर रहे हैं? आपने जितने बिल आज तक पास किए उसमें कितनी सारी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से हो गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप बता दीजिए, जो बिल आपने फास्ट ट्रैक किया उसका बता दीजिए, आप बच्चों के पढ़ाई के लिए जो लागत निकाल रहे हैं उसमें कितनी सारी यूनिवर्सिटी कितने सारे कॉलेजेस बने उसका बता दीजिए, आपके जो चंदा इकट्ठा हो रहे हैं पीएम फंड में उसके डिस्कशन के बारे में बता दीजिए, ठीक है मैम। या जो हमारे राम मंदिर पे हुआ उसका बता दीजिए ना। मतलब बिल तो बहुत सारी चीजों का आ गया। ठीक है मैम, एक एक करके जवाब लेते हैं। ठीक है, हो गया, आप सवाल चुन लीजिए। ठीक है, एक सेकंड संदीप जी, एक सेकंड, मनीष जी को पहले बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ मनीष जी बोलिए। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है, देश को संविधान ने 3 हिस्सों में बांटा, एक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। संसद विधान बना रही है, कानून बना रही है, एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका का है, एग्जीक्यूटिव का है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो न्यायपालिका अभी कौन है उसमें? अरे रुक जाइए। अभी इन्होंने हमारी बातचीत को बकवास कह दिया, खैर, और अपने लिए विक्टिम कार्ड खेल दिया। खैर मुझे आपत्ति नहीं है, नई बात क्या है, मैंने सिर्फ ये पूछा कि इस बिल में आपको आपत्ति क्या है। बात सिर्फ इतनी सी है, ये कह रही है कि फंड रेजिंग इजी कर दो। अरे हम देश की विश्व की 4थी बड़ी इकोनॉमी है, अगर हमारे पास फंड आ रहा है तो हम मॉनिटरिंग करके लेंगे। फंड रेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको बीच में नहीं बोलिए, चुप रहिए। तो फंड रेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आज आरटीजीएस करो, 3 दिन में पैसा बैंक में आ जाता है, इस्तेमाल करिए, कोई रोक नहीं है। और जो कह रहे हैं कि अचानक बिल आया, अचानक बिल आया, बहुत तैयारी के साथ 10 साल बाद लाए है, आराम से बिल आया है, बहुत सोच समझ के आया है। वो ये सरकार ये कह रही है कि अगर आपने 20 साल से चंदा लिया, आपने कोई चर्च बनाया, मदरसा बनाया, एजुकेशन सेंटर बनाया, और अब उसकी अगर लाइसेंस रद्द है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो मुल्ला जी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो सरकार का डेजिग्नेटेड ऑफिसर चलाएगा। स्कूल है तो स्कूल रहेगा, मदरसा है मदरसा रहेगा, हॉस्पिटल है हॉस्पिटल रहेगा, और मस्जिद है मस्जिद रहेगी, चर्च है तो चर्च रहेगा। हो ये रहा है कि इस पैसे का दुरुपयोग इतने इनडायरेक्ट तरीके से होता है कि अच्छी एजेंसी नहीं पकड़ पा रही, तो सरकार नियमों को सख्त कर रही है। अरे समझ में नहीं आ रहा, कोई ना कोई आपके साथ ऐसी समस्या है जिससे आपको जवाब नहीं बन रहा है। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपको बिल में प्रॉब्लम क्या है। और अरे भाई, आप उसके परमानेंट ओनर क्यों बन गए? चंदा जिसने दिया। और आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो इस देश के लगातार बच्चों को चंदा देना चाहते हैं, लगातार सालों से करोड़ों रुपए क्यों दे रहे हैं? ठीक है मनीष जी, रुकिएगा। कौन लोग हैं कि जिनके ट्रस्ट से 3-3 करोड़ की फीस वकीलों को क्यों जा रही है? ठीक है, ठीक है, एक्चुअली कहां यूज हो रहा है कोई नहीं जान पा रहा। ठीक है मनीष जी, कंट्रोल करने की जरूरत है, बस। एक सेकंड रुकिए। हाँ संदीप जी अपनी बात रखिए, सभी को समय दूंगी, प्लीज 1 मिनट रुकिएगा। हाँ संदीप जी थोड़ा जल्दी। देखिए मैं 2 बातें रखता हूं। एक तो पहली चीज कि जकिया जी पहली बार नहीं आई है, लगातार यहाँ पे बैठती हैं और अच्छे से बात होती है, मगर आज जो ये जो बात हुई है ना, ये मुझे बड़ी पीड़ा दे रही है कि पवन जी ने एकदम कह दिया कि वो जकिया जी हैं, खान जी हैं, ठीक है, किसी और उस समय जब से आते हैं तो ये इन पे आप ये भूल गए पवन जी, जब 2-2 लोग 3-3 लोग आप एक पार्टी के जुड़े होते हो ना, तो जब मैं अकेला होता हूं, जब आप मेरे ऊपर बहुत चढ़ते हो, मगर वो तो हमारी हिम्मत है, हम चाहते हैं हमें कैसे निकलना है। तो इस चीज को मत लाइए और विक्रम कार्ड मत खेलिए कि महिलाएं वो महिलाएं तो पूरी सक्षम है बोलने में, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखिए, मैं अपने घर में रह रहा हूं, अगर राखी जी आप रह रहे हैं या पवन जी अपने घर में रह रहे हैं, इनका बच्चा, मेरा बच्चा या आपका बच्चा कल को घर में कोई ऐसा पैसा लेके आता जो हम कहते हैं यार तेरे पास 1 लाख रुपए कहां से आ गए या 50,000 रुपए कहां से आए, ठीक है। अब वो कई अवैध तरीके से, गलत तरीके से किसी का भी बच्चा या किसी का भी कोई भी आदमी घर में पैसा लेके आ रहा है तो उससे पूछना बनता है नहीं बनता? ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। और हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है किसी दूसरे देश से, तो उसमें हम पारदर्शिता ला रहे हैं, उसे हम ये लेके रख रहे हैं कि वो अच्छा पैसा आ रहा है और अच्छे काम के लिए आ रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? मुझे तो ये समझ नहीं आता। आप चाहते हैं क्या ऐसा पैसा आए जिससे अराजकता फैले, जिससे गुंडागर्दी हो, जिससे नशेड़ी पना हो, जिससे नशे का कारोबार हो? क्या ऐसा चाहते हैं आप? ऐसा जकिया जी आप बताइए, आप चाहते हैं ऐसा?
मुझे इस बात का जवाब हाँ या ना में दे दीजिए। आप चाहते हैं ऐसा, ये बताइए भाई। मगर नहीं, मगर आप अब और तर्क देंगे, मैं हाँ या ना में पूछ रहा हूँ। राखी जी सवाल जिससे पूछेंगे पूछ लेंगे, मगर मेरा मानना यह है कि कोई भी पैसा, कोई भी फंड भारत के बाहर से आ रहा है तो उसकी उस पर जांच होनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। और ये कानून जो बनना है ना, वो जकिया जी इसीलिए बनना है, राखी जी वो कानून इसीलिए बनना है कि कल को, जैसे अभी बताया मनीष जी ने, क्योंकि हमारा काम है कानून बनाना, कानून का पालन करना जनता का काम है और पालन कराना प्रशासन का काम है। तो ये सब अपने अपने हिस्सों में बटे हुए हैं, सब न्यायपालिका का काम है। तो ये सारी चीज हम ही करेंगे क्या? हम ही कानून बनाएंगे, हम ही डंडा लेके घूमेंगे, हम ही उसकी जांच करेंगे? सबका अलग अलग काम है। सरकार सर्वोपरि है, ये है कि सरकार भारत की सरकार है, उच्च पद पर है, वो कहीं कोई ऐसी गड़बड़ होती है तो उसे देखती है। और रही बात 13 साल की या 10 साल की, मैं ये बताता हूं, क्या पहले दिन सरकार जिस दिन आई 2014 में, उसी दिन पहले दिन लेके सारे के सारे बिल उसी दिन ले आती क्या? सारे के सारे अब तक काम किए हैं 13 साल में, वो एक ही दिन में कर देते क्या? आप इस तरह की बातें करते हो ना, हैरान होता है। मुकेश जी भी बैठे हैं, ये सब चीजों में प्रक्रिया लगती है। आपके पास संदीप जी कोई भारत के अंदर कोई ऐसा एक केस है, मनीष जी आपके नॉलेज में कोई ऐसा केस है भारत के अंदर जिससे फॉरेन पर पैसा आया हो और उसने गलत उपयोग किया हो, उसके ऊपर FIR हुई और जेल भेजा हो? तो देखिए मुकेश जी, एक ऐसा केस होगा, बहुत सारे, बहुत सारे, एक नहीं, कम से कम 250 हैं। मुकेश जी एक नहीं है, बहुत है, मगर क्या है कि उसका भी मैं डाटा लेके बैठूंगा, अगली बार ऐसा चांस हुआ कि इसमें बात हुई तो उसका डाटा लेके मैं बैठूंगा तो पता लगेगा। एक्चुअली में बहुत सारी चीजें क्या होती है जो हमारे तक नहीं आती है ना हम उसे देख पाते हैं, ना हम उसे जांच पाते हैं। ठीक है संदीप जी, अभी FCRA बात कर रहे हैं, तो FCRA पे जितने हमें जानकारी ली है, जितनी हमने इकट्ठी करी है इस पे चैनल पे बैठने से पहले, उतनी हम बात कर रहे हैं। जो जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है उसे ईमानदारी से मना कर देंगे, इसके बारे में हमें नहीं पता। मगर बेईमानी नहीं करेंगे यहाँ बैठकर, यहाँ अपनी बातों में बेईमानी नहीं करेंगे। मैं तो जकिया जी वही सवाल फिर दोबारा कर रहा हूँ कि आप यदि एक बार कहते हैं कि हाँ जी कि किसी के घर में पैसा गलत आ रहा है और उसे वो नहीं पूछ रहा, तो मैं कह रहा हूँ उससे बड़ा बेकार घर कोई नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल हॉस्पिटल नहीं है। ये सब चीजें हैं। ठीक है संदीप जी रुकिएगा, DP यादव जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। DP यादव जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ राखी जी, थोड़ा देर से जुड़ा जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, कुछ नेटवर्क इशू आ गया। कोई बात नहीं सर, बस थोड़ा जल्दी से बोल लीजिएगा, नहीं तो फिर हमारे पास समय की दिक्कत हो जाती है, बाकी मेहमान भी समय मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, विषय आपको पता ही है, FCRA को लेकर तकरार हो गई है और काफी सवाल जवाब यहाँ चल रहे थे। और इसी के साथ साथ एक और बात है, पूरे मॉनसून सत्र में क्या कुछ हमको मिला या कुछ नहीं मिला, और क्या आपको उम्मीद है कि बचे हुए 2 दिनों में अमित शाह को आप सुन पाएंगे, जो मुख्य मांग है विपक्ष की? राखी जी, जब पिछले 5 सालों में देश को कुछ नहीं मिला तो इस मानसून सत्र में हम कैसे कल्पना कर सकते हैं देश को कुछ मिलेगा? 2014 से लगातार मोदी सरकार देश को कहीं न कहीं झांसे में रखने का काम कर रही है, और तो ये सत्र होते हैं उसके नाम पर केवल खाना पूर्ति करने का काम करती है सरकार। जो मोदी जी को करना होता है वही करते हैं, केवल अपने मन की बात करते हैं, और ना तो वो संसद में कोई जवाब देते हैं और ना बाहर देशवासियों को कोई जवाब देते हैं। देखिए अभी अमित शाह जी क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, अब ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। केवल लाग लपेट करेंगे, बहानेबाजी करेंगे, इधर उधर की बातें कर दें। जो FCRA का बिल आया जिस पर आप चर्चा करा रही हैं राखी जी, जो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने जो RSS को जो चंदा आना चाहिए उसका मार्ग प्रशस्त करना चाहती है, और सभी लोगों के चंदे को बंद करके जो देश हित में काम करते हैं, इनका संगठन देशद्रोही संगठन है और कहीं ना कहीं ये देश विरोधी काम करता है। अभी देखिए खबरें आ रही थी कि तमाम नवरत्न कंपनियों से इनके संगठन RSS को हजारों करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले। क्या उसका कोई लेखा जोखा है? RSS को जो चंदा मिलता है उसका लेखा जोखा कौन देगा? ये RSS वाले देशद्रोह का काम करते हैं, ये एंटी सोशल एलिमेंट हैं, केवल मूर्ख बनाने का काम करते हैं देश को भारतीय जनता पार्टी और ये लोग। तो जो चंदा मिल रहा है, जो देश हित में काम हो रहा है, उसको जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी उस पर जो है नियंत्रण करना चाहती है। कुल मिला जुला करके लब्बो लुआब इस बिल का उद्देश्य यही है। और नरेंद्र मोदी जी क्या अब देंगे देश को? वो कुछ नहीं देने की स्थिति में है, वो तो हम मुंह छुपाते फिर रहे हैं।
संसद में आ नहीं सकते हैं, लोगों का जवाब नहीं दे सकते हैं, विपक्षी दल उनसे जवाब मांगते हैं, मानसून सत्र चलने नहीं देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का कर्तव्य है। सरकार का ये कहीं ना कहीं काम है कि संसद को चलाया जाए, संसद को किस तरह से सुचारू रूप से जनता के हित में उसमें जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है उस पर चर्चा की जाए, सार्थक चर्चा हो जिससे कुछ निकल करके सामने आए। लेकिन जब विपक्ष चाहता है संसद को चलाने की कोशिश करता है, ये भाग खड़े होते हैं, क्योंकि इनको जवाब तो कुछ देना नहीं है। राखी जी केवल गोल मटोल बातें करनी है। जैन जी जब अपने भविष्य की बात को लेकर के कहीं ना कहीं जब धरना प्रदर्शन करता है तो ये उसको मारते पीटते हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसाने का काम करते हैं। तो सब ये समझ चुके हैं, देश के लोग सच्चाई जान चुके हैं। अब इनका निकट जो है समय आ चुका है। हो सकता है ये 2029 से पहले ही भाग जाएं, नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दें। ठीक है, ठीक है डीपी यादव जी। चलिए पवन जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जल्दी से। किसी को भी बुला लेते रुकिए मनीष जी प्लीज एक मिनट। मैं बेईमान ट्रस्टों के नाम बताऊं जिनके नाम कैंसर नहीं रुकिए एक मिनट, बाकी दो मेहमान अपनी बात रख ले, फिर बोलिएगा अभी समय है। प्लीज पवन जी बोलिए जल्दी से। राखी जी, हाँ देखिए ये सारा विषय कहीं पर भी जाएगा तो अंत में हमारा प्रश्न वहां का वहीं रह जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो फंड्स आ रहा है 13 साल से तो आ ही रहा था। भारत की सरकार लोगों के आए हुए पैसों के ऊपर भी नजर रखकर है। ये जो रिकरेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अगर किसी ने फंड्स दिया तो ये इनके खाते में लेके उसको यूज करना चाह रहे हैं। ये सीधा पूरे देश को दिख रहा है, ये पूरे देश को दिख रहा है कि इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि किसी दूसरे एनजीओ के पास में पैसा जाए। ये पूरा का पूरा भर अब्दुल्ला गुड़ थैली में वाले लोग हैं ये। इसके लिए ये जकियाबाजी के प्रश्न को भी जिस तरीके से डैमेज करना चाह रहे थे, इनका बोलना बहुत सीधा उसी तरफ था, क्योंकि इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जकिया खान बैठ के डिबेट में बात कर रही है तो वहां पर ये लोग उसमें प्रेशर करना चालू कर रहे हैं। नहीं ये संदीप जी ये फैक्ट है, आप डिनाई नहीं कर सकते, ये परिस्थिति कई बार आप नहीं होते, कई बार मैं नहीं होता, जकिया जी होती हैं। भारत के हर राज्य में ये परिस्थिति है। ये तो एक नेशनल टेलीविजन का छोटा सा डिबेट है जो पूरा भारत देख रहा है। भारत में हर जगह पे आवाज दबाई जा रही है। मैं बात खुल के करता हूँ, क्योंकि आपको क्या ईडी लगाना है, क्या चौकसी लगाना है, हम अपनी आवाज बंद करके नहीं बोलते, मैं नहीं डरता हूँ, हम भी खुल के बोल रहे हैं, नहीं डरता हूँ। बिल्कुल हम सत्य बोलने से हम भी नहीं डरते हैं, हम तो सत्य करते हैं। ठीक है प्लीज। कांग्रेस का व्यक्ति हूँ मैं, जो बोलना चाह रहा हूँ, अमित शाह जी ने आना चाहिए संसद में। आज भारत के वो गृह मंत्री है, बात कीजिए ना। पेपर लीक के ऊपर आपने क्या शिक्षा दी, बात कीजिए। चंदा चोरी पे क्या किया आपने? भगवान श्री राम के पास में, भगवान श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी हुई है। मुझे बोलिए आपको दुख नहीं हुआ क्या? हाँ, तो मुकेश बहुत एक दुख सेकंड हुआ, आ रही। राखी जी आपको भी तो दुख हुआ मुकेश, होगा एक ना संदीप सेकंड। जी, आपका भी तो दिल दुखा होगा मनीष जी। जो चंदा चोरी की गई उसके ऊपर आपको भी तो लगा होगा ना कि बहुत बुरी बात हो गई राम मंदिर के अंदर, और फिर भी उसके ऊपर सब लोग शांत बैठ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत के गृह मंत्री ने आके संसद में सबके सामने बात करना चाहिए। पवन जी हमारा यही सवाल है। आप जो रेगुलेशन एक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, आप जिस मुझे बहुत प्रयास की, मुझे बहुत दुख है चंदे की। मैं आपको बोलना चाहता हूं, राम मंदिर के अयोध्या के मंदिर में यदि चंदा चोरी हुआ तो मुझे बहुत ठीक है, चलिए एक एक करके बोलिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज रुकिए। मुकेश जी अपनी बात रखिए। संदीप जी एक सेकंड रुकिए। संदीप जी एक सेकंड रुकिए तो देखिए मैं प्रॉपर उसी तरह से समय दे रही हूँ ना सब लोगों को। रुकिए। देश हित में कोई भी कानून बनेगा हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ऑलरेडी पहले से कोई कानून बना हुआ है और जब पैसा आ रहा था तो उस पर अभी तक कितनी कार्रवाई। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि इन्होंने बोला कि देश में कानून बनेगा, कानून का पालन करना सरकार का ही, न्यायपालिका और उसका। अरे देश में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, राज्य में आपकी सरकार है, 11-12 साल से सरकार आपकी। तो ये सोचना पड़ेगा। 2023 में आपने नीट की, आपने पूरा बहुत चिल्ला के बोला था कि पेपर लीक के लिए एक नया कानून बना है, अब इस देश में पेपर लीक नहीं होगा, बड़े से बड़े लोग जो अपराधी होंगे वो जेल में जाएंगे। फिर पेपर लीक का पेपर लीक हो गया, फिर आपने दूसरा लाया है, अभी फिर से आप संशोधन करके फिर विधेयक लाया। जब आप लोगों को गिरफ्तारी नहीं करोगे, जेल नहीं भेजोगे, माफियाओं का कब्जा चलता रहेगा, तो कितने बड़े कानून बना लो आप, इस देश में कुछ नहीं करोगे। लेकिन कानून बना के इम्प्लीमेंट करना ये सरकार का काम है। जनता ने आपको चुन के भेजा है कि आप जहां पे बैठे और जो यूरोकास्ट है उसको पालन कराए।
लेकिन आपका क्या है, भ्रष्टाचार में ब्यूरोक्रेट पड़े। मध्य प्रदेश में देख लीजिए राखी जी, अब ये कलर पकड़ा गया है, 10 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये तो हाल है प्रदेश और देश की। और हम कानून बनाने की बात करें, आप कोई भी कानून बना लीजिए, सदन में बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक उसको जमीन पे पालन नहीं करेंगे उसका कुछ नहीं होगा। और रही सदन चलने की बात, तो मैं फिर कह रहा हूं, ये 2 दिन सदन नहीं चलेंगे। देश के गृह मंत्री जी जवाब देने के पीछे हट रहे हैं। बच्चों को पैलेट गन से मारा गया है, वो रिपोर्ट भी मैंने एम्स की दिखाई। और इनके बड़े बड़े पत्रकार जो प्रवक्ता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते हैं कि जैनजी को पैलेट गन से नहीं मारा गया, कील लगी लाठी नहीं मारी गई। झूठ बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। और फिर बोल रहा हूं कि सदन 2 दिन देखिएगा, नहीं चलेगा और ये मानसून सत्र ऐसे ही निकल जाएगा, देश के साथ धोखा होगा। ठीक है, समय की सीमा है। मनीष जी सुन पा रहे हैं? अभी अपनी बात रखिए, इसके बाद ज़किया मैम बोलिएगा। बहुत देर से वो समय मांग रहे थे, मैंने इंटरप्ट कर दिया था उनको। मनीष जी नहीं कनेक्ट है? ठीक है, हाँ ज़किया मैम बोलिए। यहाँ पे राखी, तुम्हें पता है मेरा पॉलिटिक्स क्या होता है। आई नेवर स्पीक आउट फ्रॉम माय ओन माउथ। अब यहाँ पे जब मैटर डिस्क्लोज होना स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने खुद ही बोला कि अगर वो आपकी जो फंड है वो सही से रेगुलाइज नहीं होगी तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, और कैंसिलेशन होने के बाद वो फंड किसी और के जरिए रेगुलराइज होगा। दैट व्हाट्स द मेन पॉइंट, वन इज इम्पोर्टेंट। अब पूरा चीज समझो कि मतलब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कौन है। मतलब मैंने सारा चीज प्रोजेक्ट किया, मैंने प्रोजेक्ट का सारा चीज भर दिया, वहां से सारा चीज अपडेट हो गया, वहां से सारा फंड रिलीज हो गया, सारा चीज चेकिंग ओके हो गया, फंडर चला गया। ठीक है, अब आ गया मैटर सरकार का। सरकार ने कहा कि नहीं, तुमने ये पेपर वर्क सही नहीं किया है, तुमने काम सही किया है लेकिन पेपर वर्क सही नहीं किया है। ये वजह से अब तुम्हारी कैंसिलेशन हो रही है। किसकी कैंसिलेशन हो रही है? एफसीआरए की। और सिंस तुम्हारी एफसीआरए की कैंसिलेशन हो गई तो ये एफसीआरए अब तुम्हारे पास बिलोंग नहीं करेगा। तो इसके जरिए से तुमने चाहे मदरसा बनाए हो, चाहे चर्च बनाए हो, चाहे हॉस्पिटल बनाए हो, चाहे स्कूल बनाए हो, चाहे कॉलेज बनाए हो, चाहे तुमने कुछ भी किया हो, दैट इज गोइंग टू बी मॉनिटर्ड बाय somebody else. Similarly like how कि आपने वक्त में कोई चीज दिया। अब फंडर कोई अगर मदरसे में पैसा दे रहा है तो वो क्या चाहेगा कि वो जाके पैसा मंदिर में लग जाए? कैसे चाहेगा? अगर कोई फंडर चर्च के लिए पैसा दे रहा है तो वो क्या चाहेगा कि मस्जिद में लग जाए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में लग जाए? आप जो फंडर दे रहा है आप उसकी भी तो चीजों का ख्याल रखिएगा ना। आप सीधे ये कहिए कि तुम्हारी पॉलिसी है। उस टाइम से डे 1 से जब वहां पे पेपर्स वर्क हो रहे हैं, सारी पेपर काम देखी जा रही है, उसके बाद आप उसका कैंसिलेशन करके अपने हाथों में लेके अपने हिसाब से फिर उसको चलाने की बात करेंगे। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस चीज को, इस बिल को एक्सेप्ट करेगा? मुझे बस बता दो। ठीक है, ये तो वही हुआ कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जिंदगी भर की कमाई अल्लाह के नाम पे दी और कल को उसमें कोई नॉन मुस्लिम आके बैठ गया और बोला कि ठीक है मैम से चलाना है और मैं इस चीज को चलाऊंगा। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। हाँ डीपी यादव जी जल्दी से बोलिए और इसके बाद संदीप जी बोलेंगे। जल्दी से प्लीज। देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि जो चंदा और चढ़ावा चोरी अयोध्या में इनकी देखरेख में हुआ है उससे लोगों का ध्यान भटका दिया जाए और एफसीआरए बिल के माध्यम से दूसरे लोगों पर शिकंजा कसा जाए। कुल मिलाकर के लब्बो लुआब इस बिल का उद्देश्य यही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंदा और चढ़ावा चोरी के पाप को कहीं न कहीं छुपाना चाहती है। बस इतना ही मुझे कहना है। ठीक है, संदीप जी जल्दी से कंप्लीट करिए। जी अभी जकिया जी कह रही थी कि पहले मैं प्रोजेक्ट भेजती हूँ या हमारे यहाँ से कोई प्रोजेक्ट भेजता है उसमें सरकार कहेगी कि आपके पेपर ये खराब हैं, इन्हें नहीं होगा, इनका कैंसिल है। ये किस तरह की बचकानी बातें कर रही हैं जकिया जी? यदि आप अपना लाइसेंस बनवाते हैं, यदि आप अपना पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसमें भी साफ साफ लिखा होता है कि ये पेपर आपको चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उसमें भी सारे पेपर होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पेपर सारे ठीक हों और आपसे मना कर दे। पेपरों में गड़बड़ होगी, पेपर यदि खराब होंगे। एक मैं आपकी बात रख रहा हूं, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं चीज बना रहा, मैं तो आपकी बात बता रहा हूं कि वो पेपर यदि वैलिड नहीं होंगे, यदि पेपर में कुछ कमी होगी, वो तो किसी के भी होंगे, तो उसमें नहीं होगा। और जिस आदमी को चंदा देना है तो उसकी मर्जी है ना, वो किसे दे।
यदि आप कह रहे थे कि अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं, अरे अल्लाह के नाम पे देगा तो अल्लाह के नाम पे देगा, वो किसी और को क्यों देगा? ऐसा तो नहीं है कि उसका चंदा जबरदस्ती कोई और ले लेगा, उसका चंदा जिसे देना चाहेगा उसी तो जाएगा। वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ क्या हो रहा है संदीप जी? बस इतना सा सिंपल सा जवाब। अब आप वक्त पे आ जाओ। अब आप यदि आप कोई बात नहीं बननी तो वक्त पे आ जाओ। आप मुझे ये बताइए, यदि आप चंदा पवन जी को देना चाह रहे हैं तो पवन जी को तो देंगे या मुझे दे दोगे? पवन जी तो दोगे। पवन जी अगर उस चीज को संभाल लिए, उसके बाद आप बोलेंगे नहीं पवन ही जी गलत है, करप्ट है, पवन जी से मैं छीन ले रहा हूँ, अब मैं ऐसे कैसे छीन लेंगे? कुछ भी बोलेंगे क्या नेशनल चैनल पे? ठीक है, चलिए कुछ भी बोलेंगे, झगड़े का विषय नहीं है। ठीक है संदीप जी कुछ भी बोलेंगे। यदि देखिए, पक्ष विपक्ष का अधिकार है, एक तो अपनी बात रखना है, दूसरे की आपत्ति है तो अपनी बात रखेंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों ने अपनी बात रखी है, झगड़े का विषय नहीं है। ठीक है, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज रुकिए। देखिए समय हो गया, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पक्ष विपक्ष में नोकझोंक होती रहेगी। FCRA को लेके ये बात आनी ही थी, और इसलिए आनी थी क्योंकि सदन में ही जब विवाद हो गया था तो यहां कैसे नहीं होता। लेकिन ये बात भी सही है कि जो चीज ऑलरेडी नियम में है उसमें किस तरह का संशोधन है, यदि उसको लेकर आपत्ति है तो उस पर चर्चा करिए, जो सदन में हमें दिखी नहीं। पूरे मॉनसून सत्र में कहीं कोई नहीं बता पाया कि बहुत अच्छा दिन कोई रहा हो या बहुत अच्छी चर्चा से कोई एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकला हो। अब बचे 2 दिन में जो एक मुख्य मांग है अमित शाह के आने की, क्या वो पूरी होगी? वो तो देखिए समय ही बताएगा। 2 दिन का और इंतजार है कि सदन में प्रॉपर कोई अच्छा एक मुद्दे पर बात हो पाती है, अमित शाह आते हैं या नहीं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।